एंटार्क्टिका एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान। बरसात होने के लिहाज से देखा जाए तो ये धरती की सबसे सूखी जगह है। फिर भी एंटार्क्टिक में ग्रह का 2/3 पानी मौजूद है। घटते तापमान और जबरदस्त हवाओं की वजह से हमारे इस दक्षिणी छोर के इलाके में जीवन कठोर है। फिर भी यहाँ जिंदगी पनपती और फलती फूलती है। कभी एक जुड़े हुए दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा रहा एंटार्क्टिक अब एक करंट की वजह से तन्हा हो गया है। ये करंट इतना शक्तिशाली है कि इसने पानी के नीचे हाईवेज बना दिए हैं जो हर एक महाद्वीप तक जाते हैं, जहां कुछ अनोखे जीव यहां के मौसमों, बर्फीले टापुओं और वक्त के साथ जम गई इस जमीन का लुत्फ उठाते हैं। एंटार्क्टिक महाद्वीप ने अपने आप में करीब 2 करोड़ 90 लाख क्यूबिक किलोमीटर बर्फ समेट रखी है, दुनिया की कुल बर्फ का 90%। इसके बीच वाले हिस्से में ठंड इतनी ज्यादा है कि सूक्ष्म जीवों के अलावा बहुत कम ही जीव जिंदा बच पाते हैं। किनारों पर भी सील्स और पेंगुइन्स को गर्म होने के लिए पानी में जाना पड़ता है और उनमें से ज्यादातर यहां से तब भाग जाते हैं जब हर साल सर्दियों में एंटार्क्टिका में 24 घंटे अंधेरा रहता है। ये महाद्वीप अपने आप में इतना खतरनाक बीहड़ है कि यहां आसपास के बर्फीले टापू बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इन टापुओं पर आकर ध्रुवों पर रहने वाली प्रजातियां जिंदा बची रहती हैं और यहाँ कुछ जगहें इतनी ठंडी हैं कि वहां उन्हें खाना मिल जाता है, मगर वहां इतनी गर्मी भी है कि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। कुछ जीवों का खाने और बच्चे पैदा करने का क्षेत्र दूर साउथ अटलांटिक ओशन तक सब अंटार्कटिक में जाता है। एंटार्क्टिक और सब एंटार्क्टिक टापू एक कन्वर्जेंस जोन से अलग होते हैं। ये एक गहरे ठंडे अपवेलिंग पानी का इलाका है जहां पानी ने पूरे महाद्वीप को घेर रखा है और ये एक टेम्परेचर बैरियर बनाता है। ये पहली बार 2 करोड़ साल पहले बना था और यहां से बहुत कम छोटी मछलियां और दूसरे छोटे समुद्री जीव गुजरते थे। लेकिन अब हर सीजन के हिसाब से यहां से एंटार्क्टिक की बड़ी प्रजातियां, परिंदे और जमीन और समंदर में रहने वाले स्तनधारी जीव इस सरहद को पार करते हैं। कुछ अपने बच्चों के साथ ठंडे कॉन्टिनेंटल समंदरों में जाते हैं। आधी से ज्यादा प्रजातियां कभी मेनलैंड पर नहीं आती और अपना घर आसपास के इलाकों में ही बना लेती हैं। एंटार्क्टिक जोन के टापू भी महाद्वीप के ही टुकड़े हैं जहां तेज हवाएं चलती हैं और बहुत कम पेड़ पौधे हैं। फिर भी बर्फ और ज्वालामुखी की चट्टानों के इन दूर दराज के उभारों पर एंटार्क्टिका के कुछ सबसे मशहूर जीव रहते हैं। एंटार्क्टिक जोन के अंदर साउथ शेटलैंड आर्किपेलागो एंटार्क्टिक पेनिनसुला से करीब 150 किलोमीटर दूर उत्तर में है। ये 11 बड़े और कुछ छोटे टापुओं से बना है, मगर यहाँ की करीब 90% जमीन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। अप्रैल की शुरुआत से दिसंबर तक आसपास का समंदर भी जमा रहता है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है तब समंदर भी तरल बन जाता है और कुछ किनारों पर बर्फ नहीं रहती। शेटलैंड्स ग्रुप के बीच में है बैरिएंटोस आइलैंड। यह सिर्फ 1.5 किलोमीटर चौड़ा है और इसके किनारे पर हैं खड़ी चोटियां, जिनमें से तो कुछ समंदर से करीब 70 मीटर ऊंची हैं। इन चोटियों के आगे जाने पर इन किनारों पर काले पत्थर और रेत है जो गवाह है कि ये कभी ज्वालामुखी से निकली थीं। और साथ में हैं बसॉल्ट की चोटियां जो साउथ शेटलैंड्स की पहचान है। इन बर्फीले टापुओं पर मॉस और लाइकेन के कालीन बिछे हैं। यहां रहने वाली करीब 20 प्रजातियां कहीं और नहीं मिलती हैं। बैरिएंटोस की तलहटी में एलिफेंट सील्स भी जेंटू पेंगुइन्स के साथ ही रहते हैं।
इन सील्स को देखकर आसानी से समंदर की लहरों से काले पड़ चुकी चट्टानों की गलतफहमी हो सकती है जो इस किनारे पर बिखरी पड़ी हैं। साल के इस वक्त ये उतने सक्रिय नहीं होते जितने अपने ब्रीडिंग सीजन में होते हैं। एलिफेंट सील्स इन पर साल के अपने एक दूसरे बड़े इवेंट के लिए जमा हुए हैं और उसके लिए अपना दमखम बचा कर रखना जरूरी है। एलिफेंट सील्स की सबसे बड़ी प्रजाति है। नर का वजन 4 टन तक हो सकता है। ये अपने चारों फ्लिपर्स पर खड़े नहीं हो सकते, इसलिए जमीन पर चलने के लिए ये अपने बाहरी शरीर को घसीटते हैं। इनकी ज्यादातर जिंदगी समंदर में ही बीतती है, लेकिन हर साल मार्च के मध्य में एलिफेंट सील्स मेनलैंड के करीब बैरिएंटोस जैसे टापुओं पर आते हैं और ड्रेक पैसेज के उत्तर में साउथ जॉर्जिया जैसे टापुओं पर जाते हैं। ज्यादातर एलिफेंट सील्स बहुत धीरे धीरे अपनी खाल या पंख की ऊपर वाली मुर्दा परत को उतारते हैं ताकि नीचे एक नई परत बन सके। कैटास्ट्रोफिक मोल्टिंग में यही काम बहुत तेजी से होता है। एलिफेंट सील्स साल में सिर्फ एक बार मोल्ट करते हैं और महीने भर में अपनी खाल की ऊपर वाली पूरी परत उतार देते हैं। पहले तो बाहर वाली भूरी परत फटती है और छोटे छोटे टुकड़ों में निकलती है, पर नीचे खाल की एक ज्यादा चिकनी सलेटी परत नजर आने लगती है। वो भी इन सील्स के समंदर में दोबारा जाने के पहले धीरे धीरे भूरी हो जाती है। एलिफेंट सील्स ने इस तरह से बड़ी तेजी के साथ मोल्ट करना सीख लिया है क्योंकि ये पानी में अपनी ऊपर वाली परत नहीं उतार सकते। इतने ठंडे माहौल में लंबे समय तक रहने के लिए सील्स अपनी खाल की बाहरी परत तक खून का बहाव कम कर देते हैं। फिर वो हर साल कुछ हफ्ते किनारे पर आकर अपनी बाहरी परत की तरफ खून का बहाव बढ़ाते हैं ताकि त्वचा स्वस्थ हो सके। सर्दियों के पहले इन टापुओं पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। कुछ महीने पहले बच्चे पैदा करने के सीजन में जिन बच्चों ने दूध पीना छोड़ा था, वो अभी भी सर्दियां आने के पहले छिछले पानी में अपने तैरने और शिकार करने का हुनर तराश रहे हैं। मादाएं और थोड़े बड़े बच्चे यहां पहले आते हैं और फिर आखिर में बड़े नर मोल्ट करने आते हैं। अपने शरीर में उठ रही खुजली को कम करने के लिए ये कई तरीके अपनाते हैं और अपनी नई त्वचा को धूप में झुलसने से बचाते हैं। ये पिघली बर्फ के सोतों में खुद को ठंडा करते हैं और कीचड़ में लोटते हैं। साथ ही काली रेत के इन किनारों पर रेत स्नान का इंतजाम करते हैं और पानी के सोतों में नहाते हैं। एलिफेंट सील्स जमीन पर पूरे महीने भूखे रहते हैं क्योंकि इनकी नई खाल अभी ठंडे पानी के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसलिए ये स्क्विड्स और मछलियों का शिकार भी नहीं कर पाते। और इस महीने के खत्म होते ही सर्दियों के आते आते ये किनारे खाली हो जाते हैं। जो टापू एंटार्कटिक महाद्वीप के करीब हैं, जैसे कि बैरिएंटोस, ये पूरी तरह से जम जाते हैं और उनके चारों तरफ खारे पानी की एक ऊपरी परत होती है। तब एलिफेंट सील की पूरी बस्ती यहां से चली जाती है। ये सर्दियों के मौसम में समंदर की बर्फ के करीब रहते हैं, आमतौर पर अपनी किनारे की बस्तियों से हजारों किलोमीटर दूर। सर्दियों के मौसम में ये जमकर खाते हैं और अपना ब्लबर बढ़ाते हैं ताकि अगले साल फिर से ब्रीडिंग और मोल्टिंग के लिए लौट सकें। ये ध्रुवीय समुद्री स्तनधारी जीव और परिंदे साल दर साल उसी किनारे पर ब्रीडिंग और मोल्टिंग के लिए आते रहते हैं।
बैरिएंटोस से दूर दक्षिण में शेटलैंड आर्किपेलागो है, जहां बर्फ और आग का अद्भुत फ्यूजन नजर आता है। डिसेप्शन आइलैंड एक घोड़े की नाल के आकार का ढांचा है जो एंटार्कटिक के 2 बचे हुए सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के ऊपर है। इस ज्वालामुखी में पहली बार करीब 10,000 साल पहले विस्फोट हुआ था और उससे निकली पिघली हुई चट्टानें कई किलोमीटर में फैली। पिछली सदी में सब ग्लेशियल विस्फोट हुए, जिसमें लावा धीरे धीरे ऊपर आता है और समंदर के तल के आसपास की बर्फ को पिघलाकर भाप बनाता है। ज्वालामुखी के उस विस्फोट से काफी मात्रा में स्कोरिया और पमिस चट्टानें निकलती हैं। इस टापू पर हालात भी बड़े अजीब हैं। बेहद तेज गर्मी अचानक ही जबरदस्त ठंड में बदल जाती है और इसकी वजह से कई जगहों पर लावा चट्टान लाल हो जाती है। यहां रहने वाले चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स के लिए ये इस बात का संकेत है कि जो यहां उन पमिस पत्थरों के बीच नेस्टिंग ड्यूटी कर रहे थे, उनके सीने पर लाल निशान कैसे बने। चिन स्ट्रैप्स एंटार्कटिक के सबसे आम पेंगुइन हैं और एंटार्कटिक जोन के अंदर साउथ शेटलैंड आर्किपेलागो पर उनकी सबसे बड़ी बस्तियां हैं। यहां लाखों की संख्या में बच्चे पैदा करने वाले जोड़े सर्दियों के आखिर में आते हैं, जब टापू के आसपास जमी समंदर की बर्फ की मोटी परत पिघल जाती है। चिन स्ट्रैप्स का किनारे पर पहला काम होता है सहवास के लिए अपने उस साथी की तलाश करना जिसके साथ पिछले सीजन में सहवास किया था। चिन स्ट्रैप्स अपने साथी के प्रति वफादार होते हैं। जब वो हर साल एक दूसरे से मिलते हैं तो खुले दिल से स्वागत करते हैं और उसके लिए अपने साथी का चक्कर लगाकर प्रीनिंग करते हैं। लेकिन अगर पुराना साथी वापस नहीं आता, तब ये एक नया साथी ढूंढ लेते हैं। चिन स्ट्रैप अपने सीने के पंख फुलाते हैं और अपना सिर उठाकर जोर से आवाज लगाते हैं। इस तरह से ये अपनी चोंच के आकार की नुमाइश करते हैं। चोंच जितनी लंबी होगी, वो किसी घुसपैठिए को भगाने के लिए उतना ही खतरनाक हथियार साबित होगी। बेली हेड के रुकरी पेंगुइन्स इन पमिस पत्थरों के किनारों से करीब 2 किलोमीटर ऊपर हैं। यहां सहवास करने वाले जोड़े अपने 2 चूजों को ज्वालामुखी के बने पत्थरों के घोंसलों में पालते हैं। लाल पमिस पत्थरों की वजह से ये रुकरीज गुलाबी हो जाते हैं और इन पेंगुइन्स का मल भी, क्योंकि उनकी खुराक में भी काफी पत्थर मिला होता है। चिन स्ट्रैप्स की एक जानी पहचानी तेज पुकार होती है जो उनकी तेज आवाज के बीच में सुनाई देती है। ये पेंगुइन्स एक दूसरे से काफी बहस करते हैं। बड़ी बस्तियों में अक्सर इलाकों के लिए भी झगड़ा होता रहता है। साउथ शेटलैंड से करीब 1,500 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मैकरोनी पेंगुइन्स एक और टापू के किनारे पर जमा होते हैं। यहां रहने वाले जेंटू ने पहले तो अपने इलाके को बचाने की कोशिश की, मगर यहां आने वाले मैकरोनीज की फौज इतनी बड़ी और शोर मचाने वाली है कि ये भी किनारे हो गया। मैकरोनीज पेंगुइन की कलगी वाली प्रजातियों में से एक है और इसे ये नाम मिला है 19वीं सदी के यूरोप के अनूठे फैशन से। ये पेंगुइन्स काफी शोर मचाते और दबंग होते हैं। जब ये टापू की ढलान पर चढ़ते हैं
तब ये एक दूसरे से चोंच लड़ाते रहते हैं और साउथ जॉर्जिया आइलैंड के किनारों पर मौजूद दूसरे सील और परिंदों को बता देते हैं कि हम आ गए हैं। साउथ जॉर्जिया आइलैंड ड्रेक पैसेज के उत्तरी छोर पर है और ये ज्यादातर सब एंटार्कटिक प्रजातियों, पेंगुइन्स, समुद्री परिंदों और सील्स के लिए एक बेहतरीन लैंडिंग पैड है। साउथ जॉर्जिया दक्षिणी अटलांटिक में है और जब एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ड्रेक पैसेज से गुजरता है तो उसका करंट यहां आता है और ये एंटार्कटिक महाद्वीप से भी करीब करीब उतनी ही दूरी पर है जितना कि साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर से। इस टापू के पेड़ पौधों में दोनों महाद्वीपों की खूबियां मिलती हैं। साउथ जॉर्जिया की पर्वतमालाएं करीब 3000 मीटर ऊंची हैं और वो हमेशा बर्फ और ग्लेशियर से ढकी रहती हैं। कम ऊंचाई पर खाड़ियों के आसपास केल्प के विशाल जंगल हैं। किनारे के पौधे एंटार्कटिक के बर्फीले टापुओं से ज्यादा समृद्ध हैं। गर्म हवा का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है तो यहां हर्ब्स के बाग उगने लगते हैं। इन फूल वाले हर्ब्स ने हमेशा बादल से ढके रहने वाले इन इलाकों में भी धूप का फायदा उठाना सीख लिया है। मैकरोनी पेंगुइन्स अभी भी शोर मचाते हुए चढ़ाई कर रहे हैं और सामने है साउथ जॉर्जिया आइलैंड की खाड़ियां। इनकी बच्चे पैदा करने वाली बस्तियां इतनी बड़ी होती हैं कि यहां 10 लाख से ज्यादा जोड़े सहवास करते हैं। वो हर साल अक्टूबर में बहुत बड़ी संख्या में यहां आते हैं ताकि गर्मियों के मौसम में बच्चे पैदा कर सकें। पहले तो ये अपने पिछले साल के साथी को ढूंढते हैं, फिर मादा एक अंडा देती है और चूजों को गुच्छों वाली घास के आसपास बने घोंसले में पाला जाता है। नवंबर के महीने के आखिरी दिनों में इन पेंगुइन्स की नर्सरीज में इस टापू पर पैदा हुए सील के भी पहले बच्चे शामिल हो जाते हैं। एंटार्कटिक फर सील्स अपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रिश्तेदारों के मुकाबले अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर साल के इस वक्त एंटार्कटिक और सब एंटार्कटिक फर सील की करीब 95% आबादी इसी टापू पर बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने आती है। यहां वो वेल की ब्लीच्ड हड्डियों और उन पुराने वेलिंग स्टेशंस के अवशेष के बीच घूमते हैं जिन्हें 1960 के दशक में खाली कर दिया गया था। यहां आने वाली पहली सील्स का भी शिकार किया जाता था, मगर उनकी आबादी बच गई। पर माना जाता है कि उस दौर के कुछ बचे हुए सील्स में एक खास जेनेटिक खूबी होती है जो इस टापू के पार कहीं और बहुत कम ही नजर आती है। ब्लॉन्ड फर सील्स। इनकी इस हालत का जिम्मेदार है लूसिज्म, जिसमें स्किन पिगमेंटेशन की थोड़ी कमी हो जाती है, जिससे जीव के फर या पंख का रंग हल्का हो जाता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस वजह से फर सील्स को बस्ती से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन साउथ जॉर्जिया में यह बात आम है, इसलिए इन सील्स को यहां अलग नहीं माना जाता। बहुत से जीवों के लिए ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद खाने की जगह तक जाने के लिए उनका लंबा सफर शुरू हो जाता है। हम्पबैक व्हेल्स को 5000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर करना पड़ता है, तब वो एंटार्कटिक के समंदर में पहुंचती हैं। इस परिवार ने दक्षिण की सर्दियां
सदर्न हेमिस्फीयर के गर्म इलाकों में काटी हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास के टापुओं के करीब। वहां इन्होंने बच्चों को भी जन्म दिया है और इनके बच्चे अभी भी दूध पी रहे हैं। अब ये झुंड जा रहा है ट्रॉपिकल टापुओं की तरफ और बच्चे भी इनके साथ हैं। अब ये बाकी के 6 महीने बर्फीले एंटार्कटिक के टापुओं के आसपास बिताएंगी। और जब से वयस्क वेल्स यहां से गई हैं, तब से ये भूखी है, 6 महीने से। गर्मियों में एंटार्कटिक पेनिनसुलर आइलैंड्स के आसपास की समंदर की बर्फ पिघल जाती है और ताजा पानी से बने आइसबर्ग्स तैरने लगते हैं। इधर पानी के नीचे का इकोसिस्टम भी प्लैंक्टोनिक ब्लूम के लिए तैयार होता है, इसलिए इन्हें यहां काफी क्रिल मिल जाते हैं। क्रिल भी श्रिम्प जैसे क्रस्टेशियंस होते हैं जो पौधे या फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं, जो यहां ब्लूम करते हैं क्योंकि बर्फ से काफी मात्रा में पोषक तत्व निकलते हैं। ये नन्हे जीव 5 से 7 साल तक जिंदा रहते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में पिघलते आइसबर्ग्स के नीचे अपने विशाल झुंड बनाते हैं क्योंकि संख्या में ही शक्ति होती है। मगर अपनी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा झुंड बनाने के बावजूद इन्हें व्हेल के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा पाता। ब्लू व्हेल्स की तरह हम्पबैक्स भी बेलीन फीडर्स होती हैं, जबकि ओर्का और कुछ दूसरी व्हेल्स के दांत होते हैं, लेकिन हम्पबैक के मुंह में एक ऐसा सिस्टम होता है जो केराटिन की पतली प्लेट्स का बना होता है, उसी मटेरियल का जिससे इंसान के नाखून और गेंडों का सींग बना होता है। इसके अलावा व्हेल्स की ठुड्डी से लेकर नाभि तक करीब 35 थ्रोट ग्रूव्स होते हैं। इन्हें फैलाकर ये स्तनधारी जीव बड़ी मात्रा में पानी निगल जाती हैं और उसी के साथ छोटी मछलियों या क्रिल का पूरा झुंड भी एक ही बार में निगल जाती है। ये प्लेट्स खाने को छान देती हैं और व्हेल पानी बाहर निकाल देती है। इनके गले में मौजूद ये प्लेट्स एक दूसरे के काफी करीब होती हैं और ये एक ग्रेप फ्रूट जितनी बड़ी होती है, इसलिए बेलीन फीडर्स सिर्फ छोटे शिकार को ही साबुत निगल सकते हैं। जब हम्पबैक्स एंटार्कटिक के समंदर में पहुंचती हैं, तब ये एक बार फिर से दिन के 22 घंटे खाने लगती हैं। ब्रीडिंग सीजन में इनका वजन काफी कम हो गया है और अब खाने का सीजन आया है। मगर दांत ना होने की वजह से ये व्हेल्स खाने में पीछे नहीं रहती। ये शिकारी हैं। एंटार्क्टिका दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां ये बड़े खास तरीके से शिकार करती हैं, झुंड में। बबल नेट फीडिंग। ये जादुई स्पाइरल इस बात का सबूत है कि हम्पबैक्स एक बड़े ही शानदार तरीके से सतह के नीचे से मछलियों के झुंड को ऊपर हाँकती हैं। और जब हम्पबैक के झुंड को किसी पिघलते आइसबर्ग के आसपास क्रिल का एक बड़ा सा झुंड मिल जाता है, तो व्हेल्स की लीडर अपने साथियों को हमला करने का इशारा कर देती है। व्हेल सतह पर जाकर हवा में सांस लेती है और फिर नीचे क्रिल के झुंड के काफी नीचे चली जाती है। उसके बाद वो एक चौड़े गोले में धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और जैसे जैसे झुंड ऊपर आता है, घेरा और तंग होता जाता है। इस बीच वे लगातार अपने ब्लो होल से पानी की तेज फुहार छोड़ती रहती है। इससे एक जाल जैसा इफेक्ट पैदा होता है। ये बुलबुले क्रिल के चारों तरफ एक चमकदार दीवार बना देते हैं। इसके बाद बाकी की व्हेल्स उन बुलबुलों के बाहर से चक्कर लगाती हैं और साथ में बहुत तेज और डरावनी आवाज भी निकालती हैं। बुलबुले के उस पर्दे के पार चक्कर लगाते उन दानवों का अक्स नजर आता है और उनके उस हमले से छोटे शिकार बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो बुलबुले के उस पर्दे को पार नहीं करती, लेकिन अपने घेरे को तंग करके क्रिल के पूरे झुंड को सतह की तरफ ले जाती है। इसके बाद एक हम्पबैक इशारा करती है कि अब उस जाल को भेदने का समय आ गया है और वो खाने की घंटी बजा देती है।
इसके बाद व्हेल्स एक झुंड में अपना मुंह खोलकर ऊपर की तरफ तैरती हैं और एक ही बार में कई टन क्रस्टेशियंस को खा जाती हैं। बबल नेट हंटिंग के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपसी सहयोग भी जरूरी होता है, लेकिन हर हम्पबैक व्हेल को यह तरीका नहीं पता। ऐसा लगता है कि यह तरीका कुछ खास परिवारों ने ही सीखा है और वो इसका इस्तेमाल भी दुनिया के कुछ खास इलाकों में ही करती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ दूसरे ग्रुप इस तरह से हेरिंग मछलियों का शिकार करते हैं। मगर ये कोई नहीं जानता कि इन दोनों ग्रुप्स ने एक जैसी तकनीक कहां से सीख ली। हम्पबैक का ग्रुप शायद ही कभी इक्वेटर के पार जाता है और एंटार्क्टिका में इसकी वजह से क्रिल के इतने बड़े बड़े झुंड बनते हैं कि वो एक बार में कई व्हेल्स का पेट भर देते हैं। बबल नेट टेक्निक एक से दूसरी पीढ़ी को सिखाई जाती है। हम्पबैक के जो बच्चे ट्रॉपिक्स से पहली बार दक्षिण में खाने की जगह पर आए हैं, उनके लिए यह बड़ा अहम सबक है और इन्हें भी आने वाले सालों में ये तकनीक सीखनी ही होगी। जिस इलाके को सब एंटार्क्टिक जोन माना जाता है, वो और दूर उत्तर में एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस तक फैला है, जो साउथ अमेरिका के दक्षिणी इलाके में है। इस छोर से करीब 500 किलोमीटर पूर्व में है फॉकलैंड आइलैंड्स। ये टापू उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के टुकड़े हैं जो दक्षिण के उस बड़े महाद्वीप गोंडवाना से कटने के बाद बचे थे। ये बिखरे हुए अवशेष इस बात का सबूत है कि इसी रिफ्ट से करीब 13 करोड़ साल पहले साउथ अटलांटिक ओशन बना था। अब फॉकलैंड्स पर दो बड़े टापू हैं जो एक गहरे जलमार्ग और आसपास के कई सौ छोटे छोटे टापुओं की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। ऐसा ही एक टापू आर्किपेलागो के उत्तर पश्चिम में है। नाम है कार्कस आइलैंड। यहां पश्चिम से बहने वाली तेज हवाओं की वजह से पेड़ पौधों का ज्यादा विकास नहीं हुआ, बल्कि यहां का औसत तापमान 5 डिग्री है, जिसकी वजह से यहां काफी घनी झाड़ियां और गुच्छों वाली घास उगती है। पहाड़ी इलाकों में गहरे बिल हैं और यहां बच्चे पैदा करने आया है फॉकलैंड्स के खास पेंगुइन्स का ये जोड़ा मैजेलेनिक। ये गर्म मौसम में रहने वाले सबसे बड़े पेंगुइन्स हैं। इनके सबसे करीबी रिश्तेदार साउथ अमेरिका, गैलापागोस आइलैंड्स और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीकन पेंगुइन की तरह मैजेलेनिक की आंख के ऊपर भी एक गुलाबी ग्लैंड होता है, जिससे ये अपने शरीर की गर्मी को रेगुलेट करते हैं। हालांकि फॉकलैंड्स की तेज हवाओं से एक अलग ही समस्या खड़ी हो जाती है और इसी का समाधान करने के लिए इन्होंने पहाड़ी पर बिल खोदे। ज्यादातर पेंगुइन सर्दियों में मछलियों का शिकार करने के लिए उत्तर में जाते हैं, लेकिन मैजेलेनिक्स उत्तर से इन ठंडे टापुओं पर लौट आते हैं और यहां पूरे सीजन में साउथ अमेरिका के तटीय इलाकों में एंचोवीज और सार्डिन्स का शिकार करते हैं। हर साल नर उसी बिल में वापस आता है और अपनी मादा साथी का इंतजार करता है और फिर दोनों सहवास करते हैं। मादा अपने साथी को उसकी पुकार से पहचान लेती है। मैजेलेनिक पेंगुइन्स मांसाहारी होते हैं और किनारों से दूर केल्प के जंगल में मछलियां पकड़ते हैं। इन एल्गोर गार्डन्स में एक और बड़ा अनोखा नजारा दिखाई देता है। जो बत्तखें और हंस जमीन के ताजा पानी के तालाबों की बजाय खारे पानी में रहना और खाना पसंद करती हैं, वो भी यहां आ जाती हैं। कार्कस आइलैंड में कई किस्म के समुद्री परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं। ये दोनों हंस देखने में भले ही अलग हों,
पर हैं एक ही प्रजाति के, नर और मादा। ये केल्प गीज हैं, शुद्ध शाकाहारी, और इनकी खुराक में समुद्री लेटस, पथरीले तालाबों में जमी एल्गी मुख्य है, जो पानी कम होने पर इन्हें मिल जाती है। मादा केल्प गूज अपना घोंसला टाइडल जोन के ठीक ऊपर बनाती है और उसके अंदर नर्म पंख की एक गर्म परत लगाती है। यह अपने ही सीने से पंख नोच कर निकालती है ताकि इसका अंडा गर्म रहे। इसके ये चितकबरे पंख इसे तब तक छिपा कर रखते हैं जब ये अंडे सेने का जरूरी काम करती है। नर अपने चटक सफेद पंख से बिल्कुल अलग नजर आता है। इसका काम होता है किसी घुसपैठिए या हमलावर को घोंसले से दूर रखना, और यह दूसरे परिंदों को दूर रखने वाला एक बॉडीगार्ड है। यह अपनी मादा के साथ 1 महीने तक रहेगा, जब तक अंडों से चूजे नहीं निकल आते। हंसों के आने के बाद नर नए सिरे से निगरानी शुरू कर देते हैं, और इस बार इनका परिवार भी बड़ा है क्योंकि मां अपने बच्चों को खाना ढूंढना सिखाती है। ये शुरुआत करते हैं एल्गी की छोटी प्रजातियों से, जब तक इनकी छोटी चोंच एल्गी खाना सीख नहीं लेती और इनके झिल्लीदार पैर इन फिसलन भरी चट्टानों पर चलना नहीं सीख लेते। ये परिवार गर्मियों के 3 महीने तब तक इस किनारे पर रहेगा जब तक ये बच्चे यहां से जाने लायक नहीं हो जाते। कार्कस आइलैंड में बानकल्ड पत्थरों के बीच नर्म रोए वाले चूजों का रहना बड़ी आम बात है। अपलैंड गीज के नर और मादा के पंखों में भी रंग का वही अंतर होता है, मगर ये किनारे से दूर घास के मैदानों में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये परिवार गर्मियों के पूरे महीने में अपने चूजों को पौधों के बीच से बीज चुनना और कीड़े मकोड़े पकड़ना सिखाते हैं। इन किनारों पर टापू की एक उप प्रजाति भी रहती है, पैटागोनियन क्रेस्टेड डक। ये एक मां स्टीमर डक के साथ इन लहरों को पार कर रही है, जबकि मां अपने चूजों को डैबल करना सिखा रही है। डैबलिंग वो तरीका है जिससे बत्तख अपने बच्चों को सतह पर खाना ढूंढने के तरीके सिखाती है और अपना सिर नीचे रखकर पानी में पैडल करने की कला बताती है, ताकि वो छिछले पानी में छोटी मछलियां और दूसरे इनवर्टिब्रेट जीव खा सकें। स्टीमर डक्स उड़ नहीं सकती और बत्तख के बच्चे गर्मियों के मौसम में अपने पैरों को मजबूत करेंगे ताकि उन्हें पानी के नीचे अच्छी तरह से चला सकें, उन स्टीमर पैडल बोट्स की तरह जिनसे इन्हें यह नाम मिला है। इनकी चोंच अब इतनी दमदार हो गई है कि किनारे के पत्थरों पर घूमते मसल्स और केकड़ों का खोल तोड़ सके। एक बार फिर से नर स्टीमर को परिवार की हिफाजत का काम मिला है, क्योंकि वो अपना सुबह का अभ्यास कर रहा है। इस फॉकलैंड आइलैंड के दक्षिण में हैं ऊंची चोटियां, जिनका रुख एक गहरे चैनल की तरफ है। वेस्ट पॉइंट आइलैंड के सैंडस्टोन की इन चोटियों को नाम दिया गया है डेविल्स नोज। यहां लाश खाने वाले मुर्दाखोर जीव, यानी वो बड़े परिंदे आते हैं जो दूसरी प्रजातियों के बच्चों और घायल या मुर्दा जीवों को खा जाते हैं। जैसे कि ये स्ट्राइएटेड कैरकारा साउथ अमेरिका का एक बड़ा शिकारी परिंदा है, जिसका कलर विजन कमाल का होता है, किसी भी स्तनधारी जीव से कहीं बेहतर। इसी वजह से कैरकारा लाल रंग को काफी ऊंचाई से देख लेता है।
और ये खूंखार टर्की वल्चर पूरे अमेरिका में पाया जाता है और फॉकलैंड्स पर भी रहता है। अगर किनारे पर कुछ बच गया है तो ये देखते ही देखते उसका सफाया कर देता है। वेस्ट पॉइंट आइलैंड इन सदर्न जायंट पेट्रल की भी बच्चे पैदा करने की पसंदीदा जगह है। अपने ब्रीडिंग सीजन में इन शिकारी पेट्रल्स को अपने बच्चों का भी पेट भरना पड़ता है। इन मुर्दाखोर प्रजातियों के बीच झगड़ा होना बड़ी आम बात है। डेविल्स नोज की इन खतरनाक चोटियों पर इन मुर्दाखोर जीवों को कई मौके मिलते हैं। ये चोटियां एल्गी से ढकी रहती हैं और ये बिल्कुल खड़ी भी हैं, इसलिए यहां मजबूत पैरों वाले जीव ही रह सकते हैं। मगर एक पेंगुइन ने भी इन सब एंटार्कटिक टापुओं पर रहना सीख लिया है। यह है रॉक हॉपर पेंगुइन, जो अपने पीले और काले पंखों वाली नुकीली कलगी के साथ साथ अपनी लाल आंखों और चटक केसरिया रंग की चोंच की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके नुकीले नाखून वाले गुलाबी पैर इस फिसलन भरी सतह पर पकड़ बनाने में इनकी मदद करते हैं। दूसरे पेंगुइन्स के मुकाबले इस टापू पर रहने वाले इन पेंगुइन्स ने फुदकना भी सीख लिया है। ये एक बार में करीब 2 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। डेविल्स नोज की इन बार्निकल से ढकी ढलानों पर चल पाना बड़ा मुश्किल है, रॉक हॉपर के लिए भी। ये दुनिया के इकलौते पेंगुइन्स हैं जो समंदर में पैरों के बल छलांग लगाते हैं। गर्मियों का मौसम इनका ब्रीडिंग सीजन होता है और तब रॉक हॉपर्स खाड़ी के किनारे नहीं रहते, बल्कि ऊंची चोटियों पर चढ़ जाते हैं और फॉकलैंड्स की बेलगाम और तूफानी 40 विंड्स के रास्ते में जमा हो जाते हैं। इनके घोंसले एक बोल जैसे होते हैं, जमीन खोदकर बने हुए, और इनकी रुकरीज भी काफी डेंस होती हैं। आसपास रहने वाले पेंगुइन्स के बीच झगड़ा होना तो रोजमर्रा की बात है। रॉक हॉपर्स हमेशा झगड़ने वाले होते हैं और अपने घोंसले के आसपास किसी को फटकने नहीं देते। आमतौर पर मादा 2 अंडे देती है और पेंगुइन की ज्यादातर प्रजातियों की तरह उनमें से जो ज्यादा दमदार होता है वही बच पाता है। जब चूजे करीब 3 हफ्ते के हो जाते हैं तब वो क्रशेस में जमा होने लगते हैं ताकि उनके माँ बाप बारी बारी से समंदर में जा सकें और अपने तेजी से बढ़ते बच्चों का पेट भर सकें। और जो वयस्क डेविल्स नोज के इन क्रशेस की देखभाल के लिए यहाँ रहते हैं, उन्हें हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ता है। इन चोटियों पर ऐसे परिंदों की कोई कमी नहीं जो हमेशा आसानी से मिलने वाले शिकार की तलाश में रहते हैं। इस जायंट पेट्रल की खून से रंगी चोंच इस बात का सबूत है कि ये एक बार कामयाब तो हो ही चुका है और अब दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। मगर इन पेंगुइन्स की चीख पुकार ने एक भूखे झुंड का ध्यान खींच लिया और वो बची खुची जूठन खाने को भी तैयार है। जायंट पेट्रल ने बड़े आक्रामक अंदाज में अपने पंख फैलाए और बड़े खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा, मगर इसकी मां इसकी हिफाजत के लिए आ गई है। इसकी आक्रामकता ने पेट्रल को सब्र रखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इसे भी अपने बच्चे का पेट भरना है।
इस तरह के मुकाबले कई घंटों तक चलते हैं। आखिरकार पेट्रोल ने हार मान ली और किसी आसान शिकार की तलाश में चला गया। यहां से और आगे दक्षिण में टापू की इन चोटियों पर एक नई ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस मां अपने बच्चे को खाना खिला रही है। डेविल्स नोज में इतनी बड़ी नर्सरी होना ही बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन गर्मियों के मौसम में चोटी के चप्पे चप्पे पर इन जीवों के घोंसले होते हैं। हर साल सदर्न ओशन एल्बाट्रॉस उसी चोटी पर अपने उसी घोंसले में वापस आते हैं। खास तरीके से बनाए गए ये घोंसले कई साल तक टिके रहते हैं। ऊंचे मिट्टी के चिकने खंभे गुआनो और घास के बने होते हैं। और इन घोंसलों में मादा एल्बाट्रॉस हर साल एक चूजे को जन्म देती है। पर इनके घोंसले तेज तूफानी हवाओं को भी बर्दाश्त कर लेते हैं जो इन चोटियों से ढलान की तरफ बहती हैं। एल्बाट्रॉस खुद भी इन हवाओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। हालांकि एल्बाट्रॉस परिवार में सबसे छोटे इन ब्लैक ब्राउज का भी विंग स्पैन काफी बड़ा होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 2 मीटर। ये बड़े जबरदस्त एरोडायनेमिक करते हैं और इन हवाओं में ही ये सैकड़ों मीटर का सफर कर लेते हैं। इन परिंदों का अध्ययन ये पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि ये एयर करंट्स का इस्तेमाल इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेते हैं। नाविकों की तरह ये आगे पीछे होकर हवा का पूरा फायदा उठाते हैं और उस दौरान अपने पंख फड़फड़ाकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। हालांकि ब्लैक ब्राउड एल्बाट्रॉस सिर्फ एंटार्क्टिक में ही मिलते हैं। ये अपने घोंसले के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। इसके बच्चे भी वेस्ट पॉइंट आइलैंड की चोटी से उड़कर मछली पकड़ना सीख लेंगे। अगर जिंदा बचे तो आने वाले सालों में ये भी उसी घोंसले में वापस आएंगे और अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढेंगे। दक्षिण के इन समंदरों में कई और जीव अब सर्दियों में किनारे से दूर रहने के बाद गर्मियों के मौसम में किनारे पर वापस आ रहे हैं, कन्वर्जेंस जोन के नीचे। एंटार्क्टिक के ये टापू इन जीवों के बच्चे पैदा करने और खाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये नर्सरीज और सैंक्चुअरीज पूरी प्रजाति के लिए वो जगह है जहां वो मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, पारंपरिक तरीके सीखते हैं और उन नई जगहों और तकनीकों के बारे में सीखते हैं जो उन्हें नहीं मालूम। इनके खाने का सीजन शुरू हो गया है और साल के इन कुछ महीनों में एंटार्क्टिका के कुछ इलाकों में कई हफ्तों तक धूप खिली रहती है। बर्फ और पत्थर के ये विशाल इलाके बड़े ही खतरनाक बीहड़ हैं और यहां रहने वाले जीवों को यहां टिके रहने के लिए गजब की जिद दिखानी पड़ती है। इसके बावजूद ये जगह काफी विविधता भरी है, अपनी खूबसूरती और एलियन नेचर के बावजूद। एंटार्क्टिका आज भी ऐसा महाद्वीप है जहां अभी बहुत खोज होनी है, मगर एक जमाने में यह हमारी दक्षिण की दुनिया का केंद्र था। आज भी ये पूरी पृथ्वी पर अपने करंट्स, हवाओं और वाइल्डेस्ट एंटार्क्टिक के घुमक्कड़ जंगली जीवों की बदौलत गजब का असर डाल रहा है।